नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दूध में अगर नींबू पड़ जाए तो क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं, दूध फट जाता है, मतलब सारी मेहनत बेकार। उसी तरह से नीतीश कुमार के विपक्ष जोड़ो अभियान, एक तरफ भारत जोड़ो चल रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष जोड़ो यात्रा चल रही थी नीतीश कुमार की 3 दिन से। प्रशांत किशोर जो उनके कभी बड़े करीबी रहे, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और एक समय में अपना उत्तराधिकारी लगभग घोषित कर दिया था नीतीश कुमार ने, उन प्रशांत किशोर ने जो बात कही और तीसरे दिन आप देखिए, टाइमिंग देखिए प्रशांत किशोर की, पहले दिन नहीं बोला, दूसरे दिन नहीं बोला, तीसरे दिन जब उनकी यात्रा समाप्त होने वाली थी उस समय बोला, और जो बोला उससे नीतीश कुमार चिढ़ गए। चिढ़कर ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो आमतौर पर वो करते नहीं हैं। तो इससे पता चलता है कि जब आपका आत्मविश्वास डिगा हुआ होता है तो आप इस तरह की बातें करते हैं। और उनका ये प्रशांत किशोर का धंधा है, वो अड़बड़ बोल रहा है और हो सकता है उसका बीजेपी के साथ जाने का मन हो। सवाल ये है, और ये भी कहा कि जब मेरे साथ आया था, अब उनकी भाषा पर ध्यान दीजिए, तू तड़क पर आ गए, जब मेरे साथ आया था तो मैंने कहा था ये सब छोड़ो। क्या सब छोड़ो? जो दूसरी पार्टियों के लिए, सरकारों के लिए काम कर रहे हो वो छोड़ दो। अब आप समझिए इस बात को कि प्रशांत किशोर जिन पार्टियों के साथ काम कर रहे थे उन्हीं की एकता की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। जिनके साथ काम करने के, प्रशांत किशोर के काम करने से वो नाराज़ कह रहे हैं कि थे, और उनके पास आए थे तो कैसे आए थे, ये उन्हीं के शब्द हैं नीतीश कुमार के, कि अमित शाह ने उनको फ़ोन किया कि इनको अपनी पार्टी में ले लीजिए। अब आप बताइए, नीतीश कुमार अपनी पार्टी में अमित शाह के कहने से किसी को ले लेते हैं, उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए नीतीश कुमार की विश्वसनीयता का। तो प्रशांत किशोर ने कहा क्या, सवाल इस बात का है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये तो जनता पर निर्भर है कि वो कितना विश्वास, अब भी विश्वास करती है नीतीश कुमार पर या नहीं। कल तक तो इन्हीं की टीम के सदस्य थे, इन्हीं की टीम मतलब बीजेपी की टीम के, आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आज विपक्ष के समर्थन में बोल रहे हैं। ये कितना विश्वसनीय है ये जनता तय करेगी। और उसके बाद जो कहा, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हर्ट किया, सबसे ज़्यादा उनको दुख हुआ होगा आखिरी बात से। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के बाहर इस घटना का, यानी नीतीश कुमार के पाला बदलने की, पलटने की घटना का कोई असर नहीं होने वाला। देखिए, प्रशांत किशोर से मैं तो बहुत सी बातों में असहमत हूँ, उनके कामकाज के तरीके से, जिस तरह का उनका पिछले कई सालों से रवैया रहा है, उन सब को लेकर आलोचक भी रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए कि आप इस बात को, प्रशांत किशोर ने जो बात कही है उस बात को लेकर बिहार में कहीं भी चले जाइए, आपको लोग इसका समर्थन करते हुए मिलेंगे। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए, और केवल नीतीश कुमार की बात नहीं हो रही है, एक सामान्य रूप से कह रहा हूँ, आपकी बात का कितना वजन होगा इस बात से तय होता है कि आपकी विश्वसनीयता कितनी है। अब आप देखिए कि भाजपा विरोधी जो मोर्चा बनने जा रहा है, जिसको मेन मोर्चा का नाम दिया है, एक नई शब्दावली आई है, नीतीश कुमार ने कहा कि ये मेन मोर्चा होगा। तो अब ये मेन मोर्चा जो है उसका नेतृत्व करता हुआ कौन व्यक्ति दिखाई दे रहा है? वो कह रहे हैं कि वो जो है, मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। इस देश की राजनीति में राजनीतिक मैच मेकर, यानी गठबंधन इस तरह का कराने वाले, मेलजोल कराने वाले 2 ही नेता हुए। एक अब इस दुनिया में नहीं है, दूसरे राजनीति के हाशिए पर हैं। तो पहले थे सीपीएम के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत, जिनकी गैर भाजपा विपक्ष में पकड़ थी और आखिर में तो कांग्रेस में भी हो गई, जो गठबंधन कराते थे। और दूसरे नेता चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने गठबंधन कर, पहली जो जनता दल की, वीपी सिंह की सरकार से लेकर राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनने तक उनकी बड़ी विशेष भूमिका थी। और उनको लग रहा था कि 2019 के चुनाव के बाद फिर उनको उसी भूमिका में उतरना पड़ेगा। उसकी तैयारी उन्होंने 2018 से शुरू कर दी थी। उसके बारे में
पहले बता चुका हूँ तो दोहराऊंगा नहीं। तो ये दो नेता हैं, क्यों ये मैच मेकर बन सकते थे या बने और सफलतापूर्वक बने। 2019 को छोड़ दें जब मौका ही नहीं मिला चंद्रबाबू नायडू को। उसकी वजह ये थी कि विभिन्न राजनीतिक दलों में इनकी विश्वसनीयता थी। किस बात की? कि जो ये बात कह रहे हैं उस पर इनका कन्विक्शन है, एक। दूसरी बात कि ये अपने लिए नहीं कर रहे, चाहे हरकिशन सिंह सुरजीत हों चाहे चंद्रबाबू नायडू हों। जब वो अलग अलग पार्टियों से बात कर रहे थे एकता की या गठबंधन की, साथ आने की, तो उन पार्टियों के नेताओं को मालूम था कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, दावेदारी नहीं करेंगे। चंद्रबाबू नायडू के बारे में बड़ा स्पष्ट था, वो कभी इस पर जो है डामाडोल नहीं हुए कि वो भी प्रधानमंत्री पद की रेस में जो है शामिल हो जाए। इसलिए विश्वसनीयता थी, इसलिए उन्हें कामयाबी मिली। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता देखिए। अब सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी का बीजेपी से कोई नाता हो सकता है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू जब ये काम कर रहे थे तब उनका बीजेपी से इस तरह का कोई विशेष नाता था नहीं। वो बीजेपी से 99 में जुड़े, पहली बार अटल जी की सरकार में, जब दूसरी सरकार बनी 98 की, जो 13 महीने की सरकार थी, एक वोट से गिरी उसके बाद। तो चंद्रबाबू नायडू की विश्वसनीयता तब भी बरकरार थी कि ये खुद प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं शामिल हो जाएंगे। कि लोगों को जोड़ते जोड़ते पता चला कि जो है बारात सजाते सजाते खुद ही दूल्हा बनने लगे। नीतीश कुमार की हालत वही है। वो बारात सजा रहे हैं और ये एहसास दे रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दूल्हा नहीं होंगे, लेकिन आप पक्का मानिए कि वो कर इसीलिए रहे हैं कि उनको दूल्हा बनना है। पहली बात आती है विश्वसनीयता की। तो पार्टियों के बीच में कैसे होगी उनकी विश्वसनीयता, और जनता की विश्वसनीयता की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस पर आता हूँ। पार्टियों के बीच में उनकी विश्वसनीयता होने की उम्मीद इसलिए नहीं है कि पिछले 27 साल के राजनीतिक जीवन में 23 साल उन्होंने बीजेपी के साथ बिताए, सिर्फ 4 साल बीजेपी से अलग रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच में विश्वसनीयता क्या है। उनके इस प्रयास पर ममता बनर्जी की ओर से कोई बयान नहीं आया, जिन नेताओं से मिले हैं उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया। और सवाल ये है कि बीजेपी विरोध का अगर कोई सिंबल बनेगा, उसको अगर आगे करके विपक्षी एकता होगी, तो उसमें 2 नाम प्रमुख होंगे। कांग्रेस पार्टी की बात छोड़ दीजिए, मैं क्षेत्रीय दलों की, रीजनल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। उनमें पहला नाम ममता बनर्जी, दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल। भाजपा विरोध के सिंबल के रूप में इन दोनों नेताओं को विपक्षी खेमे में देखा जाता है। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं किसी रीजनल पार्टी के जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी बढ़ रही है। कितना बढ़ेगी, किस राज्य में, कहाँ कितना आएगी, ये सब मैं नहीं जानता, इस पर अभी चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इतना सही है कि वो देश की एकमात्र रीजनल पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और भाजपा विरोध के मामले में वो नीतीश कुमार से तो बहुत आगे है। इसी तरह से ममता बनर्जी भी। अब दूसरी बात आई जनता के बीच में विश्वसनीयता की। तो जनता के बीच में विश्वसनीयता, मैं बिहार की जनता की बात कर रहा हूँ। बिहार से बाहर नीतीश कुमार का कोई जनाधार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार के बाहर उनके नाम पर 10 वोट नहीं मिलने वाले किसी भी राज्य में। उनके सजातीय भी दूसरे राज्यों में, बगल के उत्तर प्रदेश में उनके सजातीय भी उनके नाम पर वोट नहीं देने वाले। बिहार की बात करते हैं। बिहार में उनकी विश्वसनीयता पीक पर पहुंची जब बीजेपी के साथ थे, और 2010 में जब उनकी पार्टी को 115 सीटें मिली। 115 सीटें मिली तो वो छोड़कर 2013 में चले गए, तब भी प्रधानमंत्री बनने के लिए गए थे, और मुंह के बल गिरे थे 2014 में। सिर्फ 2 सीटें आई थी, अकेले लड़े थे। उसके बाद उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। 2015 का विधानसभा चुनाव बिहार का आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। सीटें कितनी आई? 71। 115, 71। ये बात सही है कि जब 115 आई थी तो 140 सीट पर लड़े थे, जब 71 आई तो 120 के करीब सीटों पर लड़े थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, 115, 71, फिर 120 सीट पर लड़े
2020 में सीटें कितनी आई? 43। तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बिहार के लोगों के बीच में लगातार घट रही है 2010 के बाद से। और वो 2010 के बाद से घट रही है, कह रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुई है। वो इसलिए कि वो पाला बदल लेते। वो देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो 3 बार जनादेश को धोखा दे चुके हैं। उद्धव ठाकरे की दुर्गति हो रही है क्योंकि उन्होंने तो अभी पहली बार ही जनादेश को धोखा दिया। नीतीश कुमार तो 3 बार दे चुके हैं। 10 का मैंडेट 13 में धोखा देकर चले गए, 15 का मैंडेट 17 में धोखा देकर चले गए, 20 का मैंडेट 22 में धोखा देकर चले गए। तो उनका मैंडेट को मानने का उनका जो टाइम पीरियड है 2-2.5 साल से ज़्यादा का नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि नीतीश कुमार कितने विश्वसनीय हैं। अब अगर विपक्षी नेताओं की, मान लीजिए, एकता की कोशिश होती है और बैठक होती है, उस बैठक में ये सवाल किसी भी पार्टी का नेता उठा सकता है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो, ख़ासतौर से वो कि भाई नीतीश कुमार को लेकर इतनी बातें हो रही हैं। सवाल ये है कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद फिर बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे? कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये है नीतीश कुमार की अपनी विश्वसनीयता। तो जनता की नज़र में विश्वसनीयता नहीं है, पार्टियों की नज़र में विश्वसनीयता नहीं है। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी या और केसीआर की बात कर लीजिए, केसीआर भी नीतीश कुमार को क्यों मानेंगे प्रधानमंत्री पद का दावेदार, और अरविंद केजरीवाल तो किसी सूरत में नहीं मानेंगे। और देखिए आप प्रशांत किशोर की बात जो मैंने शुरू में कही कि प्रशांत किशोर ने दूध में नींबू डाल दिया है, उसका असर देखिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये सब लोग क्या बताएंगे, खाली अपना प्रचार करते हैं। 2005 से मैंने कितना काम किया है, 2005 से आपने काम किया है, बड़ा बदलाव किया है। 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ, ये तो आपकी बातों से ही साफ है। तो 2005 से पहले कुछ नहीं हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? जो उसका जिम्मेदार है वो उसके साथ तो आप जो है गले मिल रहे हैं, बल्कि मिल चुके हैं। तो नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक व्यक्तित्व में इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि उन पर भरोसा करना किसी के लिए भी, जिसके साथ हैं, आरजेडी की बात कर रहा हूँ, उसका कितना भरोसा है उन पर, इसका पता लगाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को उन पर भरोसा होगा। उनको नीतीश कुमार की ज़रूरत है, इसलिए साथ है। नीतीश कुमार पर भरोसा है, इसलिए साथ नहीं। और जिस दिन ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी उस दिन इस बार नीतीश कुमार को भागने का मौका नहीं मिलेगा, उनको भगाया जाएगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। मैं पिछले 4-5 महीने से कह रहा था कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं और भाग गए। आज कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को भगाया जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए, नीतीश कुमार को भगाया जाएगा। और उसकी तारीख संभावित बता सकता हूँ, मतलब समय, लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद। 2 परिस्थितियाँ होंगी, उससे पहले भी भगाया जा सकता है और उसके बाद तो लगभग निश्चित है उनको भगाया जाना। आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस का गठबंधन 2025 का विधानसभा चुनाव साथ नहीं लड़ेगा, ये बात तय है। तो इसलिए जो है नीतीश कुमार ये अपना आखिरी दांव खेल रहे हैं। उन्होंने राज्य में सरकार जो है वो पूरी तरह से आरजेडी पर छोड़ दी है, तेजस्वी पर छोड़ दी है। इसलिए वो दिल्ली आ पाए, इसलिए कि वो कोशिश करें। ये तेजस्वी और पूरा लालू परिवार चाहता है कि वो किसी तरह से पटना से हटें, इसमें उनको खुशी है। ये उनकी योजना का हिस्सा है। और देखिए बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी, जिसका नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में अभियान चला रहा है, उस पार्टी से लड़ने के लिए उन्होंने जो अभियान की शुरुआत की नीतीश कुमार ने, किससे? लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेकर, फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करके। और अब अगला कार्यक्रम क्या है? शायद ओम प्रकाश चौटाला के जन्मदिन पर या कोई ऐसा अवसर है जिस पर हरियाणा में रैली होगी, जिसमें वो जाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला कौन? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अभी सज़ा काटकर भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर निकले हैं और दूसरी बार जाने वाले हैं।
तो ये लोग मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। ये लोग मोदी के बारे में कहेंगे कि जो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, मोदी नहीं है। कौन मानेगा? नीतीश कुमार के अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई माने। लेकिन ठीक है, गलतफहमी में रहने का, मुगालते में रहने का सबको अधिकार है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।